नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरुआत से देखने वाले हैं। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल को पढ़ेंगे और जैसे ये कंप्लीट होता है उसके अगले दिन हम हिंदी साहित्य के इतिहास और इतिहास लेखन की परंपरा से प्रश्नों को हल करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट नोट हैं, तो इनमें से देखकर आप अपने नोट्स को नए सिरे से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी का समय है 1794 से 1878 ईस्वी। प्रोफेसर गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था। यह निर्विवाद है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। गारसा दत्तासी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। कालक्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त होती है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है, यानी डिक्शनरी में होता है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ इस्तवार द लालित्युर एंदुई हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। ठीक है, अगला तथ्य है मौलवी करीमुद्दीन ने तबकात ए सुअरा या तज़किरा ए सुअरा इन हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 ईस्वी में देहली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें से केवल 60 से 62 कवि हिंदी के हैं। तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है, लेकिन उनका नामकरण नहीं किया गया है। अगला तथ्य है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। किस प्रेस से? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। ठीक है, किस सन में? 1878 ईस्वी में। अगला तथ्य है कि शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख अकारादि क्रम से है और उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकारादि क्रम से दिया गया है। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं और 263 कवियों की तिथियां नहीं दी गई हैं। ये सभी संख्याओं वाले तथ्यों को आप लोग याद कीजिएगा, वन लाइनर में पूछ सकता है। और एक और खास बात है कि 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। कितने कवियों को विद्यमान की संज्ञा दी गई है? तो वो हैं 53 कवि। अगला तथ्य है शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। डॉक्टर गियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान, जो कि सन 1880 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित हुआ था, 1888 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगला तथ्य है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा किसको मानते हैं? तो यह ग्रियर्सन को मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है, अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली थी। तो यह प्रश्न बन सकता है कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास लेखन को लिखते समय सबसे ज्यादा सहायता किस ग्रंथ से ली थी? तो वह था शिव सिंह सरोज। ठीक है, 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं, केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया था। यहाँ से तथ्य बन सकते हैं पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम
बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यह मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास लिखा था। 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था 3 भागों में, ठीक है। और इसका चतुर्थ भाग 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों का लेखकों का विवरण है, कवियों और लेखकों का विवरण है। अगला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा था, जो जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे बाद में परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी शब्द सागर में जो रामचंद्र शुक्ल ने भूमिका लिखी थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। अगला तथ्य देखते हैं, हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है, और इसमें इतिहास के साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण हुआ है। काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगला तथ्य है, शिव सिंह सेंगर तथा जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। अगला तथ्य देखते हैं, अगला तथ्य है, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। वृत्त संग्रहों में सबसे बृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है। FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया है। अगला तथ्य है कि एडविन ग्रीव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्य इतिहास लिखा था। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए थे, धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा था। और भी देखते हैं कुछ तथ्य महत्वपूर्ण। सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यह रचना किसकी है, तो यह है सूर्यकांत शास्त्री की। इसमें प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई। सामान्य कवियों के विवरण संक्षेप में दिए गए हैं। श्याम सुंदर दासकृत हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10 अध्याय हैं, ठीक है। रामशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास रामशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका समय है संवत 1988 ईस्वी, इससे पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहासों में एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। इससे पहले जो लिखे गए थे वो थोड़ा छोटा था, जैसे श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का इतिहास इससे थोड़ा छोटा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, में कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था। अपनी विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ख्याति प्राप्त है। इसमें आदिकाल और भक्ति काल का ही उल्लेख मिलता है, उससे आगे का उल्लेख इसमें नहीं हुआ है। इसका प्रस्तावित दूसरा खंड अभी तक प्रकाशित नहीं किया जा सका है, लिखा ही नहीं गया है। मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है, ठीक है। विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें संशोधित परिवर्धित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के रूप में 1940 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है वह इस ग्रंथ में आदोपांत मिलती है, ठीक है।
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य नामक साहित्य इतिहास का प्रेरण किया और इसमें 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के साहित्य विकास की शोधपरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। अगला तथ्य है, डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। इसमें 1900 ईस्वी से 1925 तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म, निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। तो यह पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसका ग्रंथ है, तो वो है डॉक्टर कृष्णलाल का। अब देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ प्रमुख ग्रंथ, जैसे हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास है प्रोफेसर वासुदेव सिंह का, हिंदी साहित्य का नया इतिहास है डॉक्टर राम खिलावन पांडे का, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास है अज्ञेय का, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं डॉक्टर नामवर सिंह का, हिंदी साहित्य की कहानी है प्रभाकर माचवे का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है कृष्ण शंकर शुक्ल का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 4 भागों में है और इसके संपादक हैं नीलाभ, ठीक है। और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी पचाड़ी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं काल विभाजन और इसका नामकरण, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया था। पहली पद्धति थी जिसमें साहित्य विभाजन को 4 युगों में यानी कालखंडों में बांटा जाता है, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें आते हैं आचार्य शुक्ल और नागरी पचाड़ी सभा के इतिहास ग्रंथ। दूसरी पद्धति में केवल 3 युग की कल्पना की गई, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल आता है और इसमें आते हैं गणपति चंद्र गुप्त और भारतीय हिंदी परिषद का काल विभाजन, इसी का अनुसरण करते हैं। तीसरी पद्धति है हिंदी साहित्य के काल विभाजन की, वह है विधाक्रम। विधाक्रम से किया जाता है और इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकरण, विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अगली पद्धति है ऋजु पद्धति। इसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया था। डॉक्टर गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया है। डॉक्टर गियर्सन का काल विभाजन देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। इन्होंने अध्यायों के नाम दिए हैं। पहला था चारण काल और इसका समय दिया था 700 से 1400 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा अध्याय था मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा अध्याय था ब्रज का कृष्ण काव्य, 1500 से 1600 ईस्वी इसका समय दिया था। पांचवा अध्याय था मुगल दरबार। छठा था तुलसीदास, इनका समय नहीं दिया है। सातवां अध्याय था रीति काव्य और इसका समय है 1580 से 1692 ईस्वी। तुलसीदास के अन्य परवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी, ये सभी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है। नौवां अध्याय था 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। 10वां अध्याय था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां अध्याय था विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और 12वां था विविध अज्ञात कवि। अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार काल विभाजन देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप अपनी कॉपी में यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखते हैं। प्रारंभिक काल, पहला काल विभाजन था प्रारंभिक काल, जिसका समय इन्होंने दिया 700 से 1444 विक्रमी तक। दूसरा काल विभाजन इन्होंने किया माध्यमिक काल और इसका समय दिया 1445 से 1680 विक्रम तक। तीसरा इन्होंने कहा अलंकृत काल, जिसका समय दिया 1681 से 1889 विक्रम तक। और चौथा काल इन्होंने बताया परिवर्तन काल, जिसका समय 1890 से 1925 विक्रम तक इन्होंने कहा। और वर्तमान काल का समय इन्होंने कहा 1926 से लगातार। शुक्ल जी का काल विभाजन देखते हैं।
पहला काल विभाजन इन्होंने किया आदिकाल वीर गाथा काल, समय दिया 1050 से 1350 विक्रम। पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल, इसका समय इन्होंने दिया 1375 से 1700 विक्रम। तीसरा उन्होंने काल विभाजन किया उत्तर मध्य काल रीति काल, जिसका समय दिया 1700 से 1900 विक्रम। और चौथा काल विभाजन किया इन्होंने आधुनिक काल गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम। जब आप विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटाते हैं तो आपको ईसवी सन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग इसमें से माइनस करके ईसवी सन भी लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा में जब पूछा जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देख लेते हैं। इन्होंने कहा था संधि काल, समय दिया था 750 से 1000 विक्रम। चारण काल कहा था 1000 से 1375 विक्रम। भक्ति काल कहा था 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल कहा था इन्होंने 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल का समय दिया था 1900 से लगातार। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था 1000 से 1350 विक्रम संवत। भक्ति काल का समय दिया 1350 से 1700 विक्रम। रीति काल का समय दिया 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल का समय दिया 1900 से आगे तक। अब देखते हैं जो सर्वमान्य मत हैं उसका। आदिकाल का समय 700 से 1450 ईस्वी माना जाता है। पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल का समय 1450 से 1750 ईस्वी माना जाता है। उत्तर मध्य काल यानी रीति काल का समय 1750 से 1850 माना जाता है। वहीं बात करें आधुनिक काल की, इसका समय 1850 ईस्वी से आगे तक है, जिसमें भारतेंदु युग आता है सबसे पहले 1850 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद आता है द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद आता है 1918 से 1938 ईस्वी तक। प्रगति प्रयोगवाद युग आता है 1938 से 1953 ईस्वी तक। और हिंदी नई कविता और नवलेखन युग आता है 1953 ईस्वी से आगे तक। अब देखते हैं आदिकाल को। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। हमेशा विवाद होता रहता है कि क्या नाम सही रहता है, क्या नाम सही है। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा, डॉक्टर गिरसन ने इसे चारण काल कहा, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कह दिया और रामशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कह दिया। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। और इन सभी के नामों को परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो किसके अनुसार क्या नाम है आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी आदिकाल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कह दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, डॉक्टर वसुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा। ठीक है, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला तथ्य देखिए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है और यह सर्वमान्य मत भी है। सरापा की रचनाओं का संपादन राहुल जी ने दोहा कोश के नाम से किया। इसका नाम पूछा जाता है, वह है दोहा कोश। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमें अलग अलग विद्वानों के अनुसार याद करना ही पड़ेगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत सावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है और इसमें 250 दोहे में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। कितने दोहे हैं? 250। और किस धर्म का वर्णन है? श्रावक धर्म का। अगला पॉइंट है कि सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है और सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था। प्रथम सिद्ध सरहपा माने जाते हैं। इनका समय है 8वीं शताब्दी। यह सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे और इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। सिद्ध कवियों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत कराने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने उल्टी बात कह के सीधी बात कह दी थी। ठीक है, नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मंदमास के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से गोरख पंथ या नाथ पंथ
की विशेषताएं हैं या नहीं है। तो विशेषताएं हैं ब्रह्मचर्य का पालन, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर बल, मद मांस का त्याग इत्यादि। ठीक है, और ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था का विरोध भी किया है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, यह जो हठ शब्द है इसमें दो शब्द हैं, पहला है ह और दूसरा है ठ। इसका अर्थ पूछा जाता है तो ह और ठ दोनों का अर्थ सूर्य और चंद्र होता है। ठीक है, गोरखनाथ मत्स्येंद्र यानी मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। मच्छिंद्र नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एड़ा पिंगला, नाद बिंदु की साधना, सट चक्र वेधन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग हैं। संधा भाषा या उलटबाजी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। इन्होंने मतलब नाथों ने भी किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। यह साहित्य प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। पहली तो यह है कि जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन किया गया है। किसका मंडन किया गया है? अंतः साधना, उपदेश नीति, सदाचार इत्यादि का मंडन और खंडन किसका किया गया है? कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है। और ये रचनाएं प्रायः दोहों में रचित हैं और मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार है पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। अगला पॉइंट है कि स्वयंभू पौराणिक काव्य धारा के महान कवि हैं। इन्होंने राम कथा को आधार मानकर पौमचरियों की रचना की। जो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में पौमचरियों का प्रभाव परिलक्षित हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, पौमचरियों 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। पौमचरियों में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। कितनी संधियां हैं? 83 संधियां हैं। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। यह वाल्मीकि शब्द है, यह शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। क पर छोटी की मात्रा और ब पर बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। अगला तथ्य है, रोड़ाकृत राउलवेल 11वीं शताब्दी इसका समय है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और यह प्राचीनतम कृति है। यह धार यानी मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है, यानी कि यह शिलांकित कृति है, यानी पत्थरों पर उकेरी गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, रोड़ाकृत राउलवेल जिसका समय 11वीं शताब्दी है, लौकिक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है और राउलवेल में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक, जिसका समय है 13वीं सदी और इसके रचयिता है अद्दहमाण, जिन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। यह 3 प्रक्रमों में विभाजित है और इसमें 223 छंद हैं। ठीक है, अगला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की वे ये हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। पहली है विजापाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाल की रचना विसल देव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की और इनमें 11 संस्कृत की, 2 अवहट्ठ की और 1 मैथिली की हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ठ में है, पदावली मैथिली में है। ठीक है, विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन और कवि कंठहार इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है और इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ चित्रण किया है। किस नगर का यथार्थ चित्रण किया गया है कीर्तिलता में? तो जौनपुर। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कीर्तिलता में किस नगर का यथार्थ चित्रण किया गया है, तो वह भी जौनपुर हो जाएगा। कीर्ति पताका अभी तक एक सूचना मात्र है, यानी यह उपलब्ध नहीं है।
पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन वयः संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। विद्यापति की पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव और कृष्ण के आराधना गीत हैं। यहाँ नचारी जो है ना, विशेष रूप से नचारी में शिव की आराधना से संबंधित पद हैं। अतः कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है, शुक्ल जी इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, सुभद्रा झा मानती हैं, रामकुमार वर्मा मानते हैं और हरप्रसाद शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कौन विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला तथ्य है बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। तो कौन कौन है जो विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू ब्रजनंदन सहाय। वहीं अगर बात करें जॉर्ज ग्रेयर्सन की, नागेंद्र नाथ गुप्त की, जनार्दन मिश्र की, तो यह विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। यहाँ से 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको नोट करिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यह शुक्ल जी का कथन है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही भक्त कहता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहा है। किसने क्या कहा है यह आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। आगे देखते हैं, बिसलदेव रासों में शाकंभरी नरेश बिसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यानी कि 3 भाग हैं इसके, विवाह है, फिर वियोग है, फिर पुनर्मिलन है। प्रधानतः यह श्रृंगारी काव्य है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासों में मिलता है। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्र का उपलब्ध नहीं है। कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का। हमीर विषयक एक पद प्राकृत पैंगलम में अवश्य मिलता है। अगला तथ्य है कि जगनीकृत परमान रासो आल्हा के रूप में पहचाना जाता है और यह जगह जगह विभिन्न रूपों में गाया भी जाता है। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। किसके युद्ध का वर्णन है? खुमान राजा थे। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन मिलता है और इससे प्रतीत होता है कि रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। अगला तथ्य है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा इत्यादि ग्रंथ में निरूपित किए गए हैं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। इसमें भी विवाद है कि किस समय की रचना है और मूल रूप इसका क्या रहा होगा। डॉक्टर बुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास से मिलते नहीं हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की थी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और श्याम सुंदर दास इत्यादि हैं। अगला तथ्य देखते हैं, यह एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख-सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। प्रक्षिप्त यानी बाद में से जोड़ा गया। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणिक होती है।
पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है, यानी ब्रज भाषा प्लस राजस्थानी मिलकर पिंगल शैली बनती है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो काव्य पृथ्वीराज रासो रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका इत्यादि के लक्षण भी मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगिरस वीर को ही माना जाता है। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है और इसमें सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वाणिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु छप्पय चंद्रबरदाई का अपना प्रिय छंद है। अगला तथ्य है कि पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ हैं। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमास वध है। कैमास मंत्री के कमांड हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था और उसी का वर्णन इसमें मिलता है। पृथ्वीचंद कृत मातृका प्रथमा अक्षरा दोहरा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला तथ्य है, आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार अमीर खुसरो, समय 14वीं सदी। इनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आज तक प्रचलित हैं। अमीर खुसरो की भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। अमीर खुसरो कृत नुह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। तो कौन सी रचना अमीर खुसरो की भारतीय बोलियों के संबंध में है? तो वह है नुह सिपहर। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज ए खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की थी और अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई और हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग करके किया है। अगला तथ्य है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। अगला तथ्य है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर, जिसका समय है 14वीं सदी में, लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन की पद्धति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। हालांकि यह व्याकरण ग्रंथ भी माना जाता है। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी रचना में मिलता है। डिंगल साहित्य गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया था। गद्य पद्य में यह साहित्य रासो, प्रकाश, रूपक और वचनिका के रूप में, और गद्य में यह ख्यात, वात, विगत, पीढ़ी और वंशावली आदि रूपों में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि डिंगल साहित्य में गद्य और पद्य का रूप क्या था? पद्य का रूप था रासो, प्रकाश, रूपक और वचनिका। गद्य का रूप था ख्यात, वात, विगत, पीढ़ी और वंशावली, जैसे कि राठौराड़ी ख्यात, यह ख्यात है। इसमें भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख भी मिलता है। किसमें? राठौराड़ी ख्यात में। अगली रचना वसंत विलास है। आदिकाल की अत्यंत सरस साहित्यिक कृति है। इसके रचयिता का पता नहीं चल सका और इसके 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण मिलता है। ठीक है, तो किस में मिलता है? वसंत विलास में। कितने दोहे हैं? 84 दोहे हैं। अगला तथ्य है, चरचरी अथवा चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है और इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरी कृत समरायची कहा में मिलता है। ठीक है। वसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाने जाने वाला मादक गीत फागु कहा जाता है। आदिकालीन वसंत विलास फागु, विरह देवासरी फागु, स्थूल भद्र फागु, नेमिनाथ फागु इत्यादि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिन चंद सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है इनमें, और वसंत विलास जयनेतर फागु है। अगला तथ्य है कि आदिकाल में लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही है और इनमें ढोला, मारूरा, दूहा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है, सबसे प्रसिद्ध है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दुहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदिक ग्रंथ है और इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। प्राकृत पेंगलम आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित हैं। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रज भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। प्राकृत पेंगलम में कुछ पद कवि बब्बर द्वारा रचित हैं और इनकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। तो प्रश्न बन सकता है कि बब्बर की रचनाओं में किसका वर्णन मिलता है, तो सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका वर्णन मिलता है। अगला तथ्य है मौलाना दाऊद कृत चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है और रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। अब देखेंगे हम आदिकाल की कुछ प्रमुख पंक्तियां। पहली पंक्ति है जगनिक की और बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। परमाल रासों की पंक्तियां हैं। 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। चंद्रबरदाई की पंक्तियां हैं। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन रिपकाज। इन पंक्तियों में इन्होंने बताया है कि मैंने पृथ्वीराज रासो जो है उसको अपने पुत्र जल्लड़ को हाथ देकर और कार्य के लिए चल दिया। अगली पंक्ति है मनहु कला सस्भान कला 1600 वनित बाल वैस ससीता समीप अमृत रस पिन्नी। यह चंद्रबरदाई की पंक्तियां हैं। सरापा की पंक्ति है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। पंडिय से सत्य बखाड़े देहि बुद्ध वसंत न जाने अमड़ा गमन ड़ ते बिखंडिय तोई लजई भड़ई यह पंडिय। सरापा की पंक्तियां हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो हमेशा तो यह पूछी जाती है पहली लाइन पंडित सत्य बखाड़े, लेकिन ये पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। सरापा की दूसरी पंक्ति है नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चियराय सहाबे मूकल। एक और पंक्ति है सराबा की जिनि मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश तही वट चित्त विश्राम करु सरहे कही उवेश। ठीक है। एक स्वंभू की पंक्ति है राम कहा सरि एह सुहंती। ये कहा का अर्थ कथा है। ठीक है। जिह दिसि दिसि तिमिरी मिलियाई तिह दिसि दिसि जारई मिलियाई। पुष्पदंत की पंक्ति है। एक पंक्ति है हेमचंद की भला हुआ जो मारिया बहिरी मारा कंतु ले जई तू वयसियों जई भगा घर अंतु। और एक पंक्ति है ताबा तू या ये दुई सोचा राजा ही ते जोगी ऊंचा तांबा डूबे तूबा तरे जीवे जोगी राजा मरे। चरपटनाथ की पंक्ति है, पूछी जा सकती है। अब तक नहीं पूछी गई तो अब पूछी जा सकती है। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सऊ। यह भी चरपटनाथ की पंक्ति है। यह एक दो परीक्षाओं में पूछी गई है। और एक पंक्ति है गोरखनाथ की सोवता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु पिंजरे प्यंजरे सुवा। तो गोरखनाथ की यह पंक्ति है। और एक और गोरखनाथ की पंक्ति है नाथ बोले अमृतवाणी बरसेगी कमली भीजे पानी। ये उलटवासी है। ठीक है। अगली पंक्ति है अवधू रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया तजिबा काम क्रोध मोह संसार की माया। यह गोरखनाथ की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐमन ली लय जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। यह पूछी जा चुकी है पंक्ति, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछी जाती है। पुरुष कहाड़ी हाव कहो जत्थु पत्थावे पुण्य। यह कीर्तिलता की पंक्ति है, विद्यापति की। देसिल बैना सब जनमिठा तय तैसो जंपो अवहट्ठा। कीर्तिलता की पंक्ति है, विद्यापति की। एक पंक्ति है कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समाने। यह भी विद्यापति की पंक्ति है। एक पंक्ति है पदावली से, यह पूछी जाती है खने खने नयन कोन अनुसरई खने खने बसत धोली तनु भरई। एक पंक्ति देखते हैं पदावली से सुधामुख के भी निर्मल बाला अरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। यह भी पदावली की पंक्ति है। और पंक्तियां कुछ देख लेते हैं। आदिकाल से जब भी पंक्तियां पूछी जाएंगी तो इससे बाहर नहीं जाएंगी। सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन बह धीरे सपनहु रूप वचन एक भाष्य मुख से दूरी करु चीरे। यह पदावली की पंक्तियां हैं, विद्यापति की। अमीर खुसरो की पदावली पंक्तियां हैं, माफ कीजिएगा, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं क्या जानूं वह कैसा है जैसा देखा वैसा है। एक इनकी पहली बहुत ही प्रसिद्ध है
एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह है आसमान, रात का आसमान, तारे और आसमान। एक पंक्ति है, एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका अर्थ क्या है। ये पहेली है और इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर एक ग्राफ है। यह आदिकालीन रचनाकार, उनकी रचनाओं, उनके रचनाकाल और वर्ण विषय से संबंधित, इसको देख करके आप अपने इस नोट में इसको ऐड कर लीजिएगा। इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। इस क्लास को देखकर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कल मैं इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊँगी और आप लोगों से आदिकाल के प्रश्नों को हल करवाऊँगी। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।